हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षय को हमेशा से एक अच्छी फिगर वाली और अपने आप को फिट रखने वाली बीवी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल उसकी भाभी की तरह हो। उसे अपनी भाभी की पतली कमर बहुत पसंद थी, लेकिन जो हम चाहें वो हर बार हमें मिल जाए, ये तो जरूरी नहीं ना। ऐसा ही कुछ अक्षय के साथ भी हुआ। जितना उसे पतली कमर वाली लड़कियां पसंद थी, उतना ही उसकी बीवी रूपाली की कमर मोटी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जो कि वो जब भी अपनी भाभी की पतली कमर देखता, अपनी बीवी को ताने मारना शुरू कर देता। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे, तभी रूपाली सूट पहनकर वहाँ आती है और अक्षय से कहती है, बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में? अभी मैंने कल ही खरीदा है। आपको सूट बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपके पसंद के कपड़े पहनूं। यार, तुम्हें सूट पहनने के लिए बोला किसने था? मुझे सूट पसंद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं, भाभी के ऊपर, क्योंकि भाभी की इतनी पतली कमर है कि सूट में उनका फिगर और भी अच्छा लगता है। तुम्हारा फिगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सूट में तुम्हारी कमर कमरा लग रही है। आपको हमेशा अपनी भाभी की पतली कमर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? मैंने कितने प्यार से आपके लिए सूट पहना था, आपने 1 मिनट में सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। ऐसा व्यवहार कौन करता है अपनी पत्नी के साथ? यार देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम हरकतें ही ऐसी करती हो, मजबूरन मुझे तुम्हारी इंसल्ट करनी पड़ी। अब तुम्हें किसने कहा था कि ये सूट पहन कर आओ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमर नहीं कमरा है? तुमने अपना मजाक खुद ही तो बनाया, इसमें मेरी गलती क्या है भला, ये बताओ। हाँ, सही कहा आपने। गलती तो मेरी है, जो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने पति के पसंद का कुछ पहन लूं, ये जानते हुए कि आपको अपनी पतली कमर वाली भाभी के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता है। अरे देवरानी जी, आप तो बुरा मान गई। मजाक कर रहे थे। हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग। नहीं भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे आपकी पतली कमर बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मेरी किस्मत में तो ये कमरा कमर बीवी लिखी थी। आप इससे अपनी कमर को पतली करने की कोई टिप्स क्यों नहीं देती हैं, जिससे इसकी कमर भी पतली हो जाए आपकी तरह? मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की तरह बनने का कोई शौक नहीं है। जिसे मुझे पसंद करना होगा वो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। रूपाली इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन उसके पति की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन शाम के समय सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। तभी अक्षय की नजर अपनी भाभी की कमर पर जाती है और वो कहता है, भाभी, आप तो इस साड़ी में कमाल लग रही हैं। ऊपर से आपकी ये पतली कमर, पार्टी में सबके ऊपर बिजली गिराने का इरादा है क्या? देवर जी, मेरी पतली कमर से नजर हटाकर कभी अपनी बीवी की तरफ भी देख लिया करो। वो भी बहुत अच्छी लग रही है आज। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो अच्छी नहीं लग रही है? लेकिन अब साड़ी भी तो सूट की तरह पतली कमर वाली लड़कियों पर ही अच्छी लगती है, जो कि मेरी बीवी की तो नहीं है, बल्कि आपकी है। तो मेरी नजर ना चाहते हुए भी आप पर ही चली जाती है। अक्षय की बात सुनकर रूपाली का मुंह उतर जाता है, जो कि उसकी सास कावेरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस पर वो अपने बेटे के सर पर मारते हुए उससे कहती है, तेरी पतली कमर वाली भाभी की तारीफें खत्म हो गई हो तो हम सब चले पार्टी में, या देर से पहुंचकर वहाँ लोगों की झूठी प्लेट उठानी है? माँ, इसमें मारने की जरूरत क्या थी? आप जुबान से भी तो कह सकती थी ना। बिना बात के मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया आपने। यही थप्पड़ तुझे पहले मार दिया होता तो तुझे अपने से बड़ों का लिहाज करना, उनसे तमीज से बात करना आता होता। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अपनी बीवी के सामने अपनी भाभी की पतली कमर के पीछे पड़ा रहता है। अब आपका डांटने का कोटा पूरा हो गया हो तो चले पार्टी में, देर हो रही है, वरना झूठी प्लेट भी उठाने को नहीं मिलेगी। अक्षय इतना कहकर अपने परिवार वालों के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। जहां पहुंचकर एक तरफ रूपाली प्लेट भरकर खाना लिए खाने में लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा सिर्फ जूस का ग्लास लिए जूस पी रही थी। तभी अक्षय का दोस्त राजीव वहां आता है और रूपाली को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर कहता है, भाभी जी, आप इतना सारा खाना एक बार में खा लेंगी? क्या है ना, थोड़ा कम खाइए, वरना अक्षय भाई ना पतली कमर वाली भाभी के साथ निकल जाएंगे और आप यहाँ खाना खाती रह जाएंगी। राजीव भैया, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो। न ही मुझे ऐसा मजाक पसंद है। मैंने कितना सारा खाना अकेले के लिए नहीं, बल्कि अक्षय जी के लिए भी निकाला था। वो आए नहीं तो मैं खाने लगी
और रही बात मेरे पति की कि वो अपनी भाभी को लेकर भागने को है, तो उनकी चिंता आप मत करिए। भाभी, आपका छोटा देवर होने के नाते मैं बस आपको सतर्क कर रहा था। बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। वो क्या है ना, अक्षय अपनी पतली कमर वाली भाभी के पीछे इतना पागल हो रखा है कि कोई हमारे ग्रुप में आपको जाने या ना जाने, लेकिन उसकी पतली कमर वाली भाभी को सभी जानते हैं। वो उनकी इतनी तारीफें करता है, इतनी बातें करता है, मानो उसकी भाभी नहीं बीवी हो। बस करिए राजीव भैया, आप अक्षय देवर जी का तलाक करवाएंगे क्या? वो तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं भाभी, मैंने जो बोला है सच ही बोला है। इतना आपको आपके बारे में पता नहीं होगा जितना उसे पता होगा। राजीव की बात सुनकर रूपाली गुस्से में खाने की प्लेट टेबल पर ही रखकर अकेले घर वापस आ जाती है। पीछे से उसके सभी घर वाले आते हैं और उसे हॉल में अकेला बैठी देखकर कावेरी कहती है, क्या हुआ बहू, तू पार्टी से अकेले क्यों आ रही है? हमें बताया भी नहीं, कुछ हुआ है क्या? माँ जी तो क्या करती, पार्टी में खड़ी होकर अपने पति के दोस्तों के मुंह से उनकी पतली कमर वाली भाभी की तारीफ सुनती और अपनी इंसल्ट करवाती। इन्होंने सिर्फ मुझे घर में ही नहीं बल्कि बाहर वालों की नजरों में भी मोटी और ज्यादा खाने वाली के नाम से फेमस कर रखा है। तू क्या कह रही है बहू? किसकी इतनी हिम्मत की तुझे मोटा कहे? मैं उसकी जुबान खींच लूंगी। माँ जी, दूसरों को कुछ बोलने का क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। जब मेरे ही पति मेरी इज्जत नहीं करते तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? क्यों बेटा अक्षय, बहू सही कह रही है। तूने अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक बनाया। वो मजाक कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जानती है ना राजीव को, उसको मजाक करने की तो आदत ही है। वो तो आपकी लड़खड़ाती जुबान ही बता रही है। रूपाली इतना कहकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो तैयार होकर रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से निकलती है। तभी उसकी नजर अपने पति पर जाती है, जो कि अपनी भाभी के कमरे से बाहर खड़ा अंदर की ओर झांक रहा था। तभी वो भी वहां जाती है और देखती है कि उसकी भाभी साड़ी पहन रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो आपने हद ही पार कर दी। आपको शर्म नहीं आती अपनी बड़ी भाभी के कमरे में ऐसे चोरी छुपे झांकते हुए? अपनी पसंद के चक्कर में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि वो आपकी बड़ी भाभी है। तुम यहाँ कैसे? मैं भाभी को नहीं देख रहा था, मैं तो चार्जर लेने के लिए कमरे में जा रहा था। भाभी को साड़ी पहनते देखा तो रुक गया। हाँ, रुकने के लिए आपको अपनी भाभी के कमरे के बाहर ही जगह मिली थी ना, जहाँ आपके पैर जम गए होंगे अपनी पतली कमर वाली भाभी की पतली कमर देखकर। रूपाली अक्षय को उसकी हरकतों के चलते सुना रही थी। तभी उसकी सास और भाभी वहां आ जाती हैं, जिन्हें वो सारी बातें बताते हुए गुस्से में अक्षय से कहती है, रहिए अब आप आराम से अपनी पतली कमर वाली भाभी के साथ। अब मैं जा रही हूँ उस घर से और आपकी लाइफ से बहुत दूर। अब आप फ्री हैं, ढूंढ लीजिए कोई अपनी भाभी जैसी पतली कमर वाली। रूपाली इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और सारा सामान पैक करके हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह से अपनी पतली कमर वाली भाभी के चक्कर में अक्षय अपने ही हाथों से अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर लेता है। शायद इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। रचना अपने पति तपिश और सास दीपा के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक रोज तपिश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और एक सुबह तपिश ऑफिस जाने के लिए निकलते हुए रचना से बोलता है, क्या करती हो रचना? मेरा लंच तैयार हुआ या नहीं? अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लेने के बदले क्यों बहू पर गुस्सा हो रहा है? 2 मिनट दीजिए, ला रही हूँ। इतना बोलकर रचना जल्दी से तपिश का लंच तैयार करके बाहर जाती है और अपने पति के हाथों में उसका लंच देकर उसे बोलती है, ये लीजिए आपका लंच। देखा मेरी बहू तेरे बारे में कितना सोचती है, और एक तू है उस पे चिल्लाने का एक मौका नहीं छोड़ता। माँ, वो तो मेरा प्यार है। अच्छा अब जाओ, नहीं तो आज पहले ही दिन लेट हो जाओगे। अपना लंच लेकर तपिश रचना के सर पर किस करके अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद तपिश रेड लाइट पर रुकता है और ग्रीन लाइट होने का वेट करने लगता है। तभी उसके पास एक भिखारन लड़की आती है, जिसके बिखरे बाल और तन पर फटे हुए कपड़े थे और उसके हाथों में था एक कटोरा। उस भिखारन की सुंदरता को ऐसे हाल में देखकर तपिश उसको देखता ही रह जाता है और वो भिखारन
उसकी कार की विंडो को हाथ मारते हुए उससे बोलती है। भगवान के लिए मुझ गरीब पे थोड़ा रहम करो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो साहब ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। वो भिखारन तपिश से भीख मांग ही रही थी कि तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और तपिश बस एकटक उस भिखारन को देखता रह जाता है। तभी उसके कानों में थोड़ा शोर आता है और गाड़ियां और लोग की आवाज सुनकर वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाकर उसको उस भिखारन की याद आती है और वो खुद से बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उस भिखारन को भूल क्यों नहीं पा रहा? तपिश उस भिखारन के बारे में सोचते सोचते घर जाने के लिए टाइम देखने लगता है। टाइम होते ही वो जल्दी से अपने कार की चाबी उठाता है और उसी रेड लाइट पर जा पहुंचता है जहां सुबह उसे वो भिखारन मिली थी। वो चारों ओर उसे देखता है लेकिन वो उसे नजर नहीं आती। तपिश उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन रोज की तरह तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर इस बार वो रचना को फोरहेड पर किस किए बिना ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर रचना दीपा से बोलती है, माँ जी, तपिश कल रात से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। कहीं कोई बात तो नहीं है ना जो इन्हें परेशान किए जा रही है? उसको क्या होगा बहू, तू बेकार की टेंशन ले रही है, ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान होगा वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तपिश जी मुझे बिना किस किए गए हों। पता नहीं माँ जी, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक है बहू, तू बेकार की टेंशन ले रही है। इतना बोलकर दीपा अपनी माला लेकर जपने लगती है और रचना भी अपना ध्यान घर के कामों में लगा लेती है। वहीं तपिश जल्दी से उसी रेड लाइट पर जाता है और आज उसे वो भिखारन उसी जगह भीख मांगते हुए नजर आती है। उसे देखकर तपिश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी कार को रोड के साइड में पार्क करता है, जिसके बाद वो उस भिखारन के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस उम्र में कुछ काम क्यों नहीं करती, ऐसे भीख मांग रही हो? मेरा नाम तापसी है साहब, और भीख मांगने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। गरीब हूँ साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? साहब कुछ खाने को है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है, या थोड़े पैसे ही दे दो। उसकी आंखों में आंसू देखकर तपिश उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता और उसको अपने साथ एक ठेले वाले के पास लेकर जाता है, जहां वो उसको पेट भर के खाना खिलाता है। उसको जल्दी जल्दी खाता देखकर तपिश को बहुत खुशी होती है। खाना खाकर तापसी उसको धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है और तपिश घर जाकर भी तापसी के बारे में सोचता रहता है। अब तपिश रोज सुबह तापसी से मिलता और उसको कुछ पैसे और खाना देकर ऑफिस जाता। देखते ही देखते तपिश का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब वो तापसी को एक फ्लैट में रहने की जगह देता है और साथ ही साथ उसकी जरूरत की चीजों का सारा ध्यान रखता है और अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। जिसके बाद उसका एक अच्छा सा मेकओवर भी तपिश करवाता है और उसकी पूरी काया पलट देता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होने लगते हैं और बहुत ही जल्द तपिश तापसी से छुपकर शादी कर लेता है। वहीं तपिश का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसकी पत्नी रचना उससे बोलती है, तपिश, आजकल आप घर नहीं आते और आते भी हैं तो बिना किसी से बात किए चले जाते हैं। आप घर में किसी को टाइम भी नहीं दे रहे, कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या होगा रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हें तो पता है ना कि काम का कितना स्ट्रेस होता है, और रही घर न आने की बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो सब तो ठीक है, पर तपिश, मैंने देखा है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। आप मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब भी नहीं देते। तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे तुम घर में रहती हो इसलिए तुम्हें काम के स्ट्रेस का पता नहीं है। जब खुद बाहर जाकर कमाती और घर चलाती ना, तब पता चलता कि स्ट्रेस क्या होता है। मैं आप पर शक नहीं कर रही, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ मुझे। यार मैं तुमसे इतनी बहस कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हो सके तो मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा जब मन होगा मैं खुद आकर तुमसे बात कर लूंगा। इतना बोलकर तपिश ड्रॉर से गाड़ी की चाबी निकालकर गुस्से में घर से निकल जाता है
और तापसी के पास जा पहुंचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर तपिश घर नहीं आता और ना ही रचना के किसी कॉल मैसेज का जवाब देता है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन तापसी तपिश से बोलती है, आप मुझे माँ जी से कब मिलवाएंगे? मैंने आपके पर्स में उनकी फोटो देखी है। मुझे पता है मैं एक भिखारन हूँ। शायद यही सोचकर आप मुझे नहीं मिलवाते ना कि वो मुझे अपनाएंगी नहीं। हाँ हाँ, सही बोल रही हो, यही बात है। अच्छा तापसी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। अगर तुम्हें कभी पता चले कि तुम्हारी सौतन है तो तुम क्या करोगी? या तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या फिर अपनी सौतन की जान ले लूंगी। अरे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आए। नहीं, मैं तापसी को सच नहीं बता सकता। मैं तापसी को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे उससे रचना की सच्चाई छुपा कर रखनी होगी। ये सोच वो तापसी को गले लगाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं समय के साथ रचना की तबीयत बिगड़ने लगती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर दीपा अपने बेटे के ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर तापसी से हो जाती है। तापसी दीपा को देखकर रास्ते में ही उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये सब देखकर दीपा उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पर मैंने आपको पहचान लिया माँ जी। मैं आपकी बहू हूँ तापसी। मैंने तपिश के पर्स में आपकी फोटो देखी थी। नहीं, तू मेरी बहू नहीं है। मेरी तो एक ही बहू है, वो भी रचना। और तू मेरे बेटे को कैसे जानती है? माँ जी मैं आपकी बहू हूँ तभी तो आपको और उनको जानती हूँ। बस आप ही मुझे नहीं जानती। अरे क्या बकवास करे जा रही है? कहा ना कि मेरी एक ही बहू है रचना। उसके अलावा मैं किसी को कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। दीपा की ये बात सुनकर तापसी हैरान हो जाती है और दीपा उसको सच से रूबरू करवाती है, जिसके बाद उसे घर लेकर जाती है। ये सब देखकर तापसी तपिश को फोन करके घर बुलाती है, जहां आकर तपिश सबसे बोलता है, मैं आप सबको सच बताने ही वाला था। कब बताती? जब रचना मर जाती तब। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, जिसने मुझ भिखारन से शादी की, उसकी जिंदगी संवारी। लेकिन अगर आपका असली रूप पता होता ना तो मैं भिखारन बनकर अपनी जिंदगी जीना मंजूर करती, लेकिन आपसे शादी नहीं करती। मैं अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही किसी की सौतन बन जाऊंगी। तापसी, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। नालायक, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा बोलते हुए। अरे बहू ने इतना पूछा लेकिन कभी भी तूने उसे सच नहीं बताया। आज तेरी वजह से बहू की ये हालत है। मेरे लिए आपने रचना को छोड़ा था ना, लेकिन आज उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं आपको छोड़ती हूँ। और एक बात अच्छे से याद रखना, अगर उसे कुछ हो गया ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। ये बोलकर तापसी वहाँ से चली जाती है। तपिश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रचना का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों बाद में रचना बिल्कुल ठीक हो जाती है और सारा सच जानकर वो अपनी भिखारन सोतन के हाथों में अपने पति का हाथ थमाकर दीपा के साथ हमेशा के लिए दोनों की जिंदगी से चली जाती है। जैस्मिन अपने पति रोनी के साथ में मूवी देखकर घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में वो बोलती है, आज जो आपने मूवी दिखाई है, कसम से रोम रोम में रोमांस जाग गया। मेरा तो मन कर रहा था वहीं आपको गले लगाकर किस्सी दे दूं। अरे मूवी भी तो रोमांस के किंग इमरान हाशमी की थी। रोमांस तो जागना ही था, और जागे हुए रोमांस को सोने क्यों दिया मैडम आपने? अपने पति के साथ ही तो आई थी आप, कर लेती किसी। अच्छा, तो हीरो का नाम इमरान हाशमी है। मैं तो उसकी फैन हो गई। अब से हम उसी की मूवी देखने जाया करेंगे। क्यों क्यों, रोमांस भरना है अपने अंदर? वो तो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ ही देर में रोनी और जैस्मिन घर पहुंच जाते हैं, जहां रोनी की मां साधना उन्हें देखकर बोलती है, आ गए तुम दोनों? दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ माँ, हो गए। भीड़ नहीं होती ना रात में, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा प्रसाद तो दो। अब प्रसाद में क्या माँ जी को मूवी की टिकट दोगे? अरे नहीं नहीं, सोचने तो क्या बोलूं। हाँ माँ, वो पूजा की थाली हम मंदिर में ही भुलाए। रास्ते में याद आया था, पर फिर मैंने सोचा क्या वापस जाना, इसीलिए हम घर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। दोनों अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन जब जैस्मिन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास साधना वहाँ आकर बोलती है, अच्छा बहू, कल कौन से मंदिर गए थे तुम दोनों? जरा बताना। वो क्या है ना, सामने वाली पड़ोसन है ना, वो मुझसे कह रही थी मंदिर जाने को।
तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। अरे अरे माँ जी, वो तो रोनी जी को पता है, रात को जब आएंगे तो पूछ लेना आप। अच्छा तुझे नहीं पता? चल कोई बात नहीं, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। साधना के बाहर जाते ही जैस्मिन रसोई से बाहर आती है और टीवी ऑन करके इमरान हाशमी की मूवी देखने लगती है। कुछ ही देर में उसकी फिल्म खत्म हो जाती है। तभी उसकी सास भी घर वापस आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे टीवी के सामने बैठा देखकर साधना बोलती है। अरे बहू, क्या देख रही है टीवी में? वो माँ जी, भीगे होठ। क्या? अरे माँ जी, एक सीरियल देख रही थी, उसमें हीरो के सारे नोट भीग जाते हैं बारिश में, तो वही बोला था मैंने, भीगे नोट। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। खैर जाने दो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। साधना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और रोनी घर आकर बोलता है। जैस, पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे आपको पानी की प्यास लगी थी? मुझे लगा। क्या लगा मैडम आपको? मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आजकल मेरी बीवी को क्या क्या लगने लगा है। कुछ नहीं, जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो बताना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझूंगा? पति हूँ तुम्हारा, मेरे बिना कोई और थोड़ी समझेगा। रोनी जैस्मिन को अपने करीब खींचता है। इतने में ही अचानक से वहाँ साधना आ जाती है। उसको ऐसे देखकर दोनों दूर हो जाते हैं। ये देखकर साधना बोलती है। बहू, अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दे, ताकि मुझे अपने कमरे से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ हाँ माँ जी, खाना तैयार है, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। दोनों माँ बेटे फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ रोनी जैस्मिन से बोलता है। हाँ मैडम, तो अब बताइए, कौन सी प्यास की बात कर रही थी आप? वही जो इमरान हाशमी के अंदर भरी रहती है, लेकिन अफसोस आप में नहीं है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जैस्मिन रोनी को रोकते हुए बोलती है। क्या आप भी? इमरान जैसी बात नहीं है आपकी किस में, उसके जैसी करो ना। देखा नहीं था उस दिन फिल्म में वो कैसे अपनी हीरोइन को किस कर रहा था? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने क्या इमरान हाशमी को किस की हुई है? क्या जो उसकी तरह करने की कह रही हो? और वैसे भी उसने तो कितनी हीरोइन के साथ प्रैक्टिस की हुई है। पागल हो आप? अरे उसकी फिल्मों में वो कितने पैशन के साथ किस करता है बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन आप में तो वो पैशन है ही नहीं। अरे यार, तुम सो जाओ चलो, और मुझे भी सोने दो। अगले दिन जैस्मिन इमरान हाशमी की एक और फिल्म देखती है और जब रोनी ऑफिस से घर आता है तब जैस्मिन उससे बोलती है। सुनो ना, चलो मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, फिर आप मुझे ना इमरान हाशमी ने जैसे बीच रास्ते में हीरोइन की गाड़ी को रोककर उसे प्रपोज किया था ना, वैसे ही आप मुझे मनाना और प्रपोज करना। पागल हो क्या? एक तो मैं थका हारा आया हूँ, पानी तक तो पूछा नहीं, ऊपर से फालतू काम करने को बोल रही हो। ये फालतू काम नहीं है। और इमरान जैसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। वो फिल्म में पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, तुझे सुबह तक करूँ प्यार, और आपसे तो रात में भी नहीं होता। रोनी जैस्मिन को इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके सामने बैठी जैस्मिन अपने फोन में गाने सुनते हुए साधना में इमरान हाशमी को देखने लगती है और गाना गाते हुए बोलती है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा लगे। बहू, ये क्या गंदी हरकत कर रही है? माँ जी क्या हुआ? माँ जी मैंने क्या किया? अरे तू मेरे चेहरे के करीब आकर वो गाना गाने लगी, भीगे होठ प्यासा दिल। तौबा तौबा, अरे मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो माँ जी माफ कर दो, मैं जरा भावनाओं में इधर उधर बह गई थी। अरे बहना है तो रोनी के आगे बहना बहू, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। इतना बोलकर साधना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि इमरान हाशमी उनके शहर आने वाला है। ये देखकर जैस्मिन खुशी से बोलती है, वाह, इमरान हाशमी हमारे शहर आ रहा है, मैं तो पक्का मिलने जाऊंगी। आप भी चलोगे ना? क्या? अगर कहीं इमरान हाशमी को ये पसंद आ गई तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। मैं ठीक है, चल लूंगा। कुछ दिन बाद में वो दिन आ जाता है जब इमरान हाशमी जैस्मिन के शहर आता है और जैस्मिन रोनी के साथ उसी जगह पहुंचती है। तभी भीड़ में से आगे जाकर रोनी इमरान हाशमी को आवाज लगाकर बोलता है, सर,
एक बार मेरी बीवी से मिल लो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये बात सुनकर इमरान हाशमी उसे पास बुला के बोलता है। अरे भाई, हर कोई मुझसे अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड छुपाता है और तुम मुझसे मिलवाने ले आए। वाह यार। सर वो आपकी फैन है और मैं उसका, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से वो आपकी फैन बनी है उसको हर चीज में आपके जैसी परफेक्शन चाहिए जो मैं नहीं दे पाता, इसीलिए वो मुझसे थोड़ी सी खफा थी। तो आपसे मिलवाने के बहाने ही उसने मुझसे काफी दिनों बाद प्यार से बात की है। बस भाई, तुमने तो इमोशनल कर दिया। अच्छा बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बीवी? रोनी जैस्मिन को इमरान के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वो खुशी से फूलते हुए बोलती है। इमरान जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका स्टाइल, आपका रोमांस सब पसंद है। प्लीज मेरे पति को कुछ टिप्स दीजिए ना। देखिए जैस्मिन जी, आपके पति आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो किसी को देखकर आप उनको बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके उनसे प्यार करिए। आप सही कह रहे हैं सर, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इनको किसी की तरह बनने को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही बहुत अमेजिंग और रोमांटिक हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इमरान हाशमी से मिलने के बाद जैस्मिन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो दोबारा कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करती। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।